हेलो एवरीवन। हमने कल तक के लेक्चर में ऑर्डोविशियन पीरियड तक की बात करी थी। हम पढ़ रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर जो टेबल दे रखी है, आप उस टेबल के अकॉर्डिंग ये याद करिए कि अब तक के टाइम में कितने इयोन्स हुए हैं, हर इयोन के कितने एरा हैं, और यदि एरा हैं तो उनके कितने पीरियड्स हैं। हमने सबसे पहले हेडियन इयोन की बात करी थी, जिसका कोई एरा नहीं है, जिसका कोई पीरियड नहीं है। यहाँ अर्थ का ओरिजिन हुआ था, मून का ओरिजिन हुआ था। उसके बाद में हम आते हैं आर्कियन के अंदर, जहाँ सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। इसके साथ साथ कुछ ऑक्सीजन बनाने वाले ऑर्गेनिज्म भी आए थे। देन फाइनली प्रोटेरोजोइक के अंदर ऑक्सीजन इतनी ज्यादा हो गई थी कि ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफ आया, मल्टी सेलुलर लाइफ भी आ गई थी, यूकैरियोटिक फॉसिल्स भी मिल चुके थे। देन फाइनली हमने कैम्ब्रियन पीरियड की बात करी, और उस कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर एक्सप्लोजन हुआ, मेराइन फाइला में बहुत ज्यादा एवोल्यूशन ओरिजिन हुआ, एंड देन उसके बाद में हमने ऑर्डोविशियन तक पढ़ा। हमने फर्स्ट ओरिजिन की भी बात करी है, मास एक्सटिंक्शन की भी बात करी है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पीरियड की, जो कि है सिलूरियन पीरियड। सिलूरियन पीरियड के अंदर सबसे पहले वेस्कुलर प्लांट्स, अब ये पहले वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो साइलोफाइटा यानी कि टेरिडोफाइट्स थे। तो एक तो प्लांट्स में ये याद रखना है कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स आए थे। ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स है, उनका डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया था इसी टाइम में। साथ ही साथ जब ये वेस्कुलर प्लांट्स की डेथ हुई, उनके फॉसिल्स बन गए, और आज हमें ये फॉसिल्स मिलते हैं। तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट के फॉसिल सिलूरियन के ही हैं, क्योंकि सिलूरियन में ही फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स आए थे। तो ये फॉसिल भी उसी टाइम के हमें मिलेंगे, ऑब्वियस बात है ये तो। देन उसके बाद में पिछले पीरियड के अंदर मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये डोमिनेंट टाइप के थे। अभी इनका और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ मोलस्का का। उसके बाद में फर्स्ट जॉ फिश है वो आ गई, फर्स्ट बोनी फिश भी आई, और अब लाइफ टेरिस्ट्रियल हैबिटाट में गई। क्यों गई? क्योंकि फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स आ गए थे, सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल प्लांट्स आ गए थे। ब्रायोफाइटा तो पहले ही आ गए थे, वो फर्स्ट लैंड प्लांट तो है, लेकिन टेरिडोफाइट्स हैं वो फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं। तो जब टेरिस्ट्रियल सरफेस पे, जमीन पे प्लांट्स आ गए हैं, तो अब एनिमल्स जमीन पे जाएंगे। इसलिए फर्स्ट टेरिस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स सिलूरियन के अंदर ही आए थे। फर्स्ट मिलीपीड्स भी आए, सॉरी, स्पाइडर माइट्स एंड स्कॉर्पियोन, ये भी सिलूरियन के अंदर आए। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इन्हें सीरियसली लेकर के ही याद करें, ये एग्जाम में आते हैं। देन एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पैलियोजोइक एरा का सबसे छोटा पीरियड कौन सा है? सिलूरियन। एस फॉर सिलूरियन, एस फॉर शॉर्टेस्ट। सिलूरियन सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड रहा है। सिलूरियन के बाद में बात आती है डेवोनियन की, जहां पर अब जिम्नोस्पर्म आएंगे। आप यदि प्लांट्स का एक सिंपल क्लासिफिकेशन याद करें, तो आप इसी क्रम में करते हैं ना, पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। सबसे पहले ब्रायोफाइटा आए, उसके बाद में हमने ऑर्डोविशियन के अंदर, इसमें सिलूरियन के अंदर देखा हमने टेरिडोफाइटा आए। अब किसकी बारी है? अब बारी है जिम्नोस्पर्म की। द फर्स्ट सिग्निफिकेंट adaptive radiation of life on dry land occurred during Devonian। हालांकि रेडिएशन या डाइवर्सिफिकेशन तो पिछले पीरियड में हो गया था, पर जिसे कहते हैं ना सक्सेसफुल, वो अब डेवोनियन में हुआ। जिम्नोस्पर्म के ही रिलेटिव्स हैं प्रोजिम्नोस्पर्म्स।
यानी टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच वाले, ये आ चुके हैं डेवोनियन पीरियड में। इस पीरियड के एंड तक प्रॉपर जिम्नोस्पर्म भी आ गए थे और फर्स्ट टाइप के ट्रीज हैं वो आए। इंसेक्ट्स की बात करें, टेट्रापोड की बात करें, एम्फीबियन की बात करें, तो ये तीनों एनिमल की कैटेगरी में हैं जो अब आए हैं। इससे पहले हमने देखा माइट्स हैं, स्पाइडर हैं, ये आ गए थे सिलूरियन के अंदर, और इसके अंदर आते हैं अभी इंसेक्ट, टेट्रापोड, एम्फीबियन, ये दोनों तो सेम ही है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बोनी फिशेज, पिछले पीरियड में बोनी फिश आई थी, अभी डाइवर्सिफाई हो गई है, तो ये डेवोनियन पीरियड के बारे में। डेवोनियन के बाद में कार्बोनिफेरस, इसके नाम से समझिए, कार्बोनिफेरस, कार्बन, कोयला। इस समय पर जिम्नोस्पर्म सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे और जब वो मर गए, उनकी बॉडी जमीन में दब गई, आज हमें वो कोयले के रूप में मिलती है, इसलिए इसका नाम है कार्बोनिफेरस। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स फॉर्म हाईएस्ट ऑक्सीजन लेवल एवर 35%। तो मुझे इसी लाइन में दो इंपॉर्टेंट बातें दिख रही है। सॉरी, पहला तो एक्सटेंसिव फॉरेस्ट ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, और ये वेस्कुलर प्लांट्स कौन है? जिम्नोस्पर्म्स। ऑब्वियस सी बात है, ये जिम्नोस्पर्म्स ही तो है। और दूसरी मुझे इंपॉर्टेंट बात दिख रही है, हाईएस्ट कार्बन, उसका ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन। आज जितनी ऑक्सीजन है उससे भी ज्यादा, 35%। आज तक इतनी ऑक्सीजन कभी नहीं हुई थी। आज की डेट में जितने भी मॉडर्न क्लासेज हैं फंजाई की, वो लेट कार्बोनिफेरस में आ चुके थे। फर्स्ट फंजाई तो ऑर्डोविशियन में आया था, अर्बस्कुलर फंजाई, लेकिन जो मॉडर्न क्लासेज हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, वो भी उस समय आ गई थी कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर। कार्बोनिफेरस में रेप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ और सबसे पहले उड़ने वाले इंसेक्ट्स, विंग्ड इंसेक्ट्स हैं, वो इवॉल्व हुए। एम्फीबियन पहले आ गए थे, अब वो एम्फीबियन सबसे ज्यादा डोमिनेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स बन गए थे। तो कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर प्लांट की बात करें तो प्लांट में एंजियोस्पर्म तो आए नहीं, जिम्नोस्पर्म तक आ चुके थे, तो अब जिम्नोस्पर्म बहुत ज्यादा फैल गए, यानी कि सबसे ज्यादा इनकी डाइवर्सिटी हो गई थी। फिर प्लांट के बाद में एनिमल्स की बात आती है, तो एनिमल्स के अंदर रेप्टाइल का ओरिजिन हुआ, और जो इंसेक्ट पहले थे वो बिना विंग्स वाले थे, अभी विंग वाले इंसेक्ट आ गए हैं। और एम्फीबियन जो पहले आ चुके थे, अब वो एम्फीबियन डोमिनेट कर रहे हैं यहां की लाइफ को। तो ये कार्बोनिफेरस पीरियड हो गया। इसके बाद में बात आती है परमियन की। परमियन पीरियड, जिसके अंदर थर्ड मास एक्सटिंक्शन हुआ था। इस पीरियड में कॉर्न बियरिंग जिम्नोस्पर्म ये प्रेजेंट है। पिछले पीरियड में रेप्टाइल्स आए, इस पीरियड में रेप्टाइल का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। ओरिजिन ऑफ मोस्ट प्रेजेंट डे ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, आज आपको जितने इंसेक्ट्स मिलते हैं वो इंसेक्ट्स के रिलेटिव्स आ चुके थे परमियन पीरियड के अंदर। डाइवर्सिफिकेशन हुआ अर्ली एमनियोट्स का इनटू द एंसेस्ट्रल ग्रुप ऑफ मैमल्स, टर्टल्स। एमनियोट्स जो है उनका डाइवर्सिफिकेशन परमियन पीरियड के अंदर होता है। अब परमियन पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका मास एक्सटिंक्शन। कैसे हुआ, उसका क्या इफेक्ट है, ये सब यहां दे रखा है। एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स अकर्ड एट द एंड ऑफ पीरियड। इस पीरियड के लास्ट में हुआ। कैसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा, ये है इंपॉर्टेंट। परमियन पीरियड का एक्सटिंक्शन सबसे ज्यादा बड़ा एक्सटिंक्शन माना जाता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? वास्ट
volcanic eruptions in Siberia that covered 7 million किलोमीटर स्क्वायर। सोचो आप, 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर, इतना बड़ा एरिया में वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, तो आप सोच सकते हैं कि पूरा का पूरा जो प्लेनेट है वो इससे प्रभावित हुआ था। अच्छा, इस वॉल्केनिक एक्टिविटी का असर ना केवल टेरेस्ट्रियल सरफेस पे पड़ा, इसका असर मेरीन वाटर में भी पड़ा। जो गर्म लावा निकला था वो लावा समुद्रों में गया, इससे समुद्रों का पानी है वो एसिडिफाई हो गया और एसिडिक वाटर में मैराइन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई। साथ ही साथ वॉल्केनिक एक्टिविटी होने के कारण हवा में डिफरेंट टाइप के जहरीले गैसेस रिलीज हुए और उन गैसेस के कारण भी बहुत ज्यादा एनिमल्स की डेथ हुई जो टेरेस्ट्रियल सरफेस पे थे। These eruptions are thought to have released poisonous gases। कौन कौन सी? हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, एरिडिटी सूखा ड्रॉट बढ़ा और इंक्रीज्ड एसिडिटी ऑफ ओशनिक वाटर, समुद्र का पानी भी एसिडिक हो गया। लैंड के ऊपर मैसिव वाइल्ड फायर्स, आग लग गई क्योंकि गर्म लावा निकलेगा जला देगा, डिफॉरेस्टेशन हो गया, सॉइल का इरोजन हो गया और जो कार्बोनिफेरस रेन फॉरेस्ट थे वो सारे के सारे कोलैप्स हो गए। पीछे क्या बचा? बंजर जमीन, डेजर्ट। तो ये एक बड़ा एक्टिविटी है जो कि पर्मियन पीरियड में हुआ और इसके साथ पर्मियन पीरियड खत्म होगा। नियरली 96% ऑफ मैराइन स्पीसीज and 70% of terrestrial species died out। ये मर गए। इतना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है पर्मियन पीरियड के अंदर अकेले। 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर, इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा एरिया होगा और उसमें इतने ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी हुए हैं। ये हुआ अपना एक और कंप्लीट पर्मियन पीरियड। अब इसके बाद में आता है ट्राइएसिक, यानी कि हम पहुंच चुके हैं मीसोजोइक एरा के अंदर। मीसोजोइक एरा का पहला पीरियड है ट्राइएसिक। डायनासोर ने आने की ट्राई करी, मतलब आ गए थे, फर्स्ट डायनासोर ट्राइएसिक में आया था। इस पीरियड के अंदर कॉर्न बियरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म वही डोमिनेंट थे क्योंकि अभी तक एंजियोस्पर्म आया नहीं था, इसलिए ये डोमिनेंट थे। मॉडर्न टाइप के कोरल्स आ गए। एल्गी का सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस हो गया था जिससे कि क्लोरोप्लास्ट बन गया था। डायनासोर इवॉल्व हुए और वो सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप के एनिमल्स थे, इसलिए उनको हराने वाला कोई नहीं था, तो वो रेडिएट होना शुरू कर दिए, उनका रेडिएशन चालू हुआ। पहला फ्लाइंग वर्टिब्रेट आया, टेरोसोर, जो कि डायनासोर के जैसा था। पहला मैमल आया, साइनोडोंट। साइनोडोंट फर्स्ट मैमल है, ये ट्राइएसिक पीरियड के अंदर आया। टीलियोस्ट फिशेज हैं वो भी आ गई। तो ट्राइएसिक में ये इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं। ट्राइएसिक है वो फर्स्ट और शॉर्टेस्ट पीरियड है मीसोजोइक एरा का। जैसे सिलूरियन पैलियोजोइक का शॉर्टेस्ट है, वैसे ट्राइएसिक है वो मीसोजोइक का शॉर्टेस्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्राई होगी, ऐसे मान के चलिए। ये ट्रायल पीरियड है, तो ट्रायल पीरियड छोटा सा होता है, ये छोटा पीरियड है। इस पीरियड की स्टार्ट और एंड दोनों ही मास एक्सटिंक्शन से हुए, क्योंकि इससे पहले पर्मियन था। पर्मियन में 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर में वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई और उसके बाद
ये जो आपका ट्राइएसिक है, इसमें भी मास एक्सटिंक्शन हुआ, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो ज्यादा नहीं दे रखा है। ट्राइएसिक के बाद में बात करते हैं जुरेसिक की। जुरेसिक पीरियड है वो पीरियड है जिसमें अभी भी जिम्नोस्पर्म कंटिन्यू है एंड डोमिनेंट है, पर अब आते हैं फर्स्ट एंजियोस्पर्म। मैंने आपको बताया था जुरेसिक पीरियड में आप ए बी सी एल याद रखना। ए फॉर एंजियोस्पर्म, बी फॉर बर्ड, और उसके बाद में एल से लिजार्ड था, सी से है वो कोरल तो पहले ही आ गया था, सी से क्रोकोडाइल आया था। हाँ, ए बी सी एल। डायनासोर अबंडेंट थे, और अब ये जुरेसिक डायनासोर का ही टाइम है। तो जुरेसिक में डायनासोर अबंडेंट हुए, डाइवर्स हुए। फर्स्ट लिजार्ड भी आ गई। टेरोसोर जो कि उड़ने वाले वर्टिब्रेट थे वो सबसे ज्यादा थे, और अब पहला बर्ड भी आ गया था। मैमल्स हैं वो कॉमन थे लेकिन छोटे थे, साइनाडोंट टाइप के छोटे मैमल्स थे। प्राइमरी वर्टिब्रेट्स हैं वो तो ओशियन के अंदर ही रह रहे थे, जो कि फिश है। मैराइन रेप्टाइल्स, न्यूमरस टर्टल कुड बी फाउंड इन द लेक एंड रिवर। जो मेन वर्टिब्रेट्स थे वो तो अभी भी ओशन वाले ही हैं, पर फिर भी टेरेस्ट्रियल सरफेस पे काफी वर्टिब्रेट आ चुके हैं। लिजार्ड आ गई है, मैमल्स आ गए हैं, बर्ड्स आ गए हैं। ये जुरेसिक है। जुरेसिक पीरियड में मीजोजोइक में, मतलब मीजोजोइक का मैराइन रिवोल्यूशन माना जाता है। मैराइन रिवोल्यूशन का मतलब हो गया कि मैराइन हैबिटाट के अंदर लाइफ फॉर्म्स है वो वापस से रीसफल हुई हैं। ये जुरेसिक पीरियड इतना सही है। क्रिटेशियस, मीजोजोइक का लास्ट। क्रिटेशियस पीरियड में एक इतना बड़ा उल्कापिंड आकर टकराया था पृथ्वी से कि सारे जो डायनासोर्स हैं उनकी डेथ हो गई थी। इसमें एक मास एक्सटिंक्शन रहा है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो पहले आ चुके थे अब वो दिखना चालू हो गए। देखो, दो शब्द हैं, एक तो है फर्स्ट ओरिजिन और एक है अपीयर। दोनों के अंदर सिंपल सा डिफरेंस होता है, आप इनमें कंफ्यूज ना हो। ऐसे सोचो कि कोई पहला ऐसा व्यक्ति जो कनाडा के अंदर गया होगा, मान लो एक बार कोई सरदार जी थे और कोई सरदार जी पहले व्यक्ति थे जो कनाडा में गए, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओरिजिन। अब जब बहुत सारे पंजाबी लोग कनाडा में जाने लग गए तो आसानी से आपको हर कहीं पर पंजाबी लोग दिख जाते हैं, इसको बोलते हैं अपीयरेंस। अपीयर का मतलब होता है कि वो कॉमन हो गए अब वहां पे। तो अपीयर होना एंड फर्स्ट ओरिजिन, एक सरदार जी गए थे और वो पूरे कनाडा में कहां ढूंढोगे उनको, नहीं मिलेंगे। लेकिन जब बहुत सारे सरदार जी हो जाएंगे तो वो आपको आसानी से कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे, उसे कहते हैं अपीयर। फर्स्ट ओरिजिन अलग होता है, अपीयर अलग होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स का ओरिजिन, फर्स्ट ओरिजिन वो तो जुरेसिक में हो गया था, एंजियोस्पर्म का। इस पीरियड के अंदर वो अपीयर हुए, डाइवर्सिफाई हुए। अब एक चीज और समझना कि एंजियोस्पर्म और हनी बी दोनों का क्लोज रिलेशन है। एंजियोस्पर्म एंड हनी बी, अगर हनी बी ना होती तो एंजियोस्पर्म आज इतने ज्यादा ना होते। हनी बी ने पॉलिनेशन कर करके एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाया, और उसी कारण आज हमको डोमिनेंट वेजिटेशन देखने को मिलती है, वो हमारी ये है एंजियोस्पर्म। इंक्रीजिंग डाइवर्सिफिकेशन हुआ एंजियोस्पर्म का भी, मैमल्स का भी, बर्ड्स का भी और इंसेक्ट्स का भी। ये सब पीछे वाले पीरियड में आ गए थे तो अब डाइवर्सिफाई होंगे, फैल जाएंगे ये पूरी पृथ्वी के ऊपर। वही काम हुआ यहां पे। कंटिन्यू रेडिएशन हुआ डायनासोर्स का।
डायनासोर हैं उनका कंटिन्यू रेडिएशन चालू हुआ। डेवलपमेंट रहा इसका एंजियोस्पर्म एंड इंसेक्ट बीज का, ये कोएवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, याद रखना इसको। फर्स्ट मोनोट्रीम्स, मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल आए क्रिटेशियस के अंदर। मैमल पहले आ गया था पर प्लेसेंटल मैमल क्रिटेशियस के अंदर आया। इस पीरियड के एंड में मास एक्सटिंक्शन हुआ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्वरेज। एल्वरेज ने एक अपना आइडिया दिया, हाइपोथेसिस दिया कि मैसिव कमिट और एस्टेरॉइड of 10 to 15 किलोमीटर वाइड एंडेड द पीरियड। आप सोचो 10 से 15 किलोमीटर जितना बड़ा उल्का पिंड आके पृथ्वी से टकराएगा। 10 किलोमीटर कितना होता है सोचो आप, उतना बड़ा अगर एक उल्का पिंड आके टकराएगा तो डेफिनेटली पूरी पृथ्वी को नुकसान होगा। ये एल्वरेज हाइपोथेसिस है। डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट एट द एंड ऑफ पीरियड। वो डायनासोर का एक्सटिंक्शन एल्वरेज हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये है क्रिटेशियस पीरियड। अब बात आती है हमारे सबसे लेटेस्ट एरा सीनोजोइक की। सीनोजोइक एरा के अंदर पैलियोजीन हमारे पास में एक पीरियड रहा और इसका पहला इपोक है प्लियोसीन। प्लियोसीन इपोक में मेजर रेडिएशन होता है मैमल्स का, बर्ड्स का एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स का जो पीछे आए, और प्लियोसीन के अंदर लार्ज मैमल्स आ चुके हैं। लार्ज मैमल्स के बाद इयोसीन इपोक। इस इपोक के अंदर एंजियोस्पर्म डोमिनेंट रहे और आज की डेट तक एंजियोस्पर्म डोमिनेंट है। इनका रेडिएशन होता गया और साथ ही साथ मैमेलियन ऑर्डर्स है उनका भी होता गया। अपीयरेंस ऑफ सेवरल मॉडर्न मैमल फैमिलीज, मैमल्स की जो मॉडर्न फैमिलीज हैं वो आ चुकी थी। और इयोसीन इपोक से ओल्डेस्ट नोन फॉसिल ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉडर्न मैमल्स का माना जाता है। मॉडर्न मैमल्स इयोसीन में आए तो उनके फॉसिल्स हैं वो इयोसीन के ही माने जाएंगे, और तो किसके माने जाएंगे। इयोसीन इपोक में इतना ही है। फिर ओलिगोसीन। ओलिगोसीन के अंदर कई सारे प्राइमेट्स आए, रैपिड एवोल्यूशन हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ फौना का, स्पेशली मैमल्स का। मेजर इवोल्यूशन एंड डिस्पर्सल हुआ फ्लावरिंग प्लांट्स का, और ग्लोबल एक्सपांशन हुआ ग्रासलैंड्स का। यानी कि टेरिस्ट्रियल सरफेस के ऊपर ग्रासलैंड्स हैं वो आकर के पूरे विश्व में ग्रासलैंड फैल गए, ग्रासलैंड बन गए थे। ये है ओलिगोसीन इपोक। नेक्स्ट टू दिस हम बात करते हैं अगले इपोक की, मियोसीन इपोक। मियोसीन के अंदर रेडिएशन ऑफ मैमल्स कंटिन्यू रहा, एंजियोस्पर्म का भी कंटिन्यू रेडिएशन रहा। मियोसीन के अंदर डायरेक्ट ह्यूमन के अर्लीस्ट एंसेस्टर एम फॉर मैन, मैन के डायरेक्ट एंसेस्टर आए मियोसीन के अंदर। एप्स के भी एंसेस्टर इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये मियोसीन इपोक है। यहां से दो नए बायोम्स बने, कैल्प फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। पिछले इपोक के अंदर ग्रासलैंड है वो फैल गए थे पूरी दुनिया में, और अब वो ग्रासलैंड है वो बायोम के फॉर्म ले चुके थे मियोसीन इपोक। मॉडर्न मैमल्स एंड बर्ड फैमिलीज है वो अब रिकॉग्नाइजेबल, मतलब हर कहीं दिखने लग गई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी, आसानी से मिलने वाली हो गई थी। देन प्लियोसीन इपोक। इन दिस इपोक डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो प्रोलिफरेट हुए। डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब जिनके पत्तियां साल में एक बार गिर जाती हैं, ऐसे फॉरेस्ट जिनके प्लांट्स की लीव्स
एक साल में एक बार गिरती है, जब पतझड़ का मौसम आता है उस समय। कॉनिफर फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा हो गए थे। ग्रासलैंड है वो स्प्रेड हो गए थे सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर। सबसे पहला अपीयरेंस ऑफ बाईपेडल ह्यूमन एंसेस्टर, पी से प्लियोसीन, पी से पेडल, दो पैरों पे चलने वाला इंसान सबसे पहले कहां पर अपीयर हुआ? ये हुआ प्लियोसीन इपॉक के अंदर। इसी में रेटल स्नैक है वो सबसे पहले अपीयर हुए थे। रेटल स्नैक भी सबसे पहले प्लियोसीन में अपीयर हुए थे। देन उसके बाद प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन के अंदर ओरिजिन हुआ होमो जीनस का, यानी ह्यूमन बीइंग का जो स्पीसीज है वो आ चुकी थी। राइज हुआ होमोसैपियंस का। देन मेजर एक्सटिंक्शन हुआ लार्ज मैमल्स का। जो बड़े साइज के मैमल्स थे जैसे वूली मैमथ, वूली रिनोसिरोज, इरिक इल्क, केव बियर्स, ये जो रिनोसिरोज है और ये जो इल्क है और मैमथ है, ये सब बहुत बड़ी बॉडी साइज के थे। इनकी डेथ हो गई, ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं प्लीस्टोसीन। आप ऐसे याद रखना, जिस इपॉक में इंसान आया तो इंसान के कारण बड़े बड़े मैमल्स एक्सटिंक्ट हो गए। जो मैं बोल रहा हूं वो सही बात नहीं है, ये ह्यूमन के कारण एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, पर याद करने का तरीका बता रहा हूं। इंसान आया तो ये बड़े मैमल्स चले गए सारे के सारे प्लीस्टोसीन इपॉक के अंदर। देन नेक्स्ट देखो होलोसीन इपॉक, लास्ट लेटेस्ट जो अभी चल रहा है, इसे कहते हैं हिस्टोरिकल टाइम। और इसमें ह्यूमन स्पीसीज है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गई। ये है हमारे पास में जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब इसके बाद छोटी छोटी बातें करते हैं। जैसे ऑर्डोविशियन टाइम में इनवर्टिब्रेट सबसे ज्यादा थे, तो ऑर्डोविशियन को कहते हैं एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। जैसे कि डेवोनियन पीरियड के अंदर फिशेज ज्यादा थी, इसे कहते हैं एज ऑफ फिशेज। कार्बोनिफेरस में एम्फीबियंस ज्यादा थे, इसे कहते हैं एज ऑफ एम्फीबियन। मीजोजोइक एरा स्पेशली जुरैसिक, इसे कहते हैं एज ऑफ रेप्टाइल। सीनोजोइक एरा में मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एंजियोस्पर्म ज्यादा हैं, तो सीनोजोइक एरा को एज ऑफ मैमल, एज ऑफ बर्ड, एज ऑफ इंसेक्ट या एज ऑफ एंजियोस्पर्म बोल दो। सीनोजोइक एरा में पीरियोडिक ग्लेशिएशन हुआ, ये बात का ध्यान रखना। पीरियोडिक ग्लेशिएशन का मतलब हो गया टाइम टाइम पर बर्फ जमती गई, पिघलती गई, जमती गई, पिघलती गई, तो पीरियोडिक ग्लेशिएशन बोलते हैं इसको। सीनोजोइक एरा में हुआ ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। पीरियोडिक ग्लेशिएशन सीनोजोइक। अब जो ये क्वार्टरनरी पीरियड है, दिस इज द एज ऑफ आइस, और इसमें भी प्लीस्टोसीन। और होलोसीन इपोक को बोलते हैं एज ऑफ मैन, ह्यूमन की एज, मतलब ह्यूमन सबसे ज्यादा है यहाँ पे। तो ये कुछ और स्पेशल पॉइंट है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। तब तक आप आराम से लेक्चर्स देखिए, लर्न करिए, ज्यादा से ज्यादा याद करिए। थैंक यू सो मच।